Assalamu alaikum. Red blood cells and their disorders. Today, in the disorders of red blood cell, I am going to discuss the most important topic, which is hereditary spherocytosis. Hereditary spherocytosis is basically an inherited disorder which is characterized by intrinsic defect in red cell membranes, which will lead to membrane instability and formation of spherocytes. ठीक है, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। बेसिकली रेड सेल्स की मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी ही उसका मेन रोल है उसके फंक्शंस में। ठीक है, अब हाउ दे आर मेंटेनिंग देयर इंटेग्रिटी इज़ थ्रू इंटरेक्शंस ऑफ मैनी प्रोटीन्स। काफ़ी सारे प्रोटीन्स हैं जो इसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन रख रहे हैं, जो इसकी इंटेग्रिटी को इसकी सेल मेम्ब्रेन को इंटैक्ट रख रहे हैं। ठीक है, किसी भी उन प्रोटीन्स, उन सीरीज़ ऑफ प्रोटीन्स के किसी भी एक आधे कोडॉन में, उसकी कोडिंग में, उसकी फॉर्मेशन में, उसकी फोल्डिंग में, कहीं पर भी किसी लेवल पर भी डिफेक्ट आएगा तो दैट विल लीड टू मेम्ब्रेन डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो रेड सेल की मेम्ब्रेन के डिफेक्ट्स आएंगे। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली इसका सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना कैसे हुआ है। ठीक है, वी ऑल नो कि रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन इज़ अ लिपिड बायलेयर। ठीक है, इस लिपिड बाय इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बिल्कुल उसके अंदर की तरफ, बिल्कुल साइटोप्लाज्म की तरफ एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है विच वी कॉल स्पेक्ट्रिन। स्पेक्ट्रिन प्रोटीन्स की दो चेन्स हैं, अल्फ़ा चेन एंड बीटा चेन। ये हेलिकल बनाती हैं एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होके। अब इन अल्फ़ा और बीटा चेन स्पेक्ट्रिन के एक हेड एंड है, एक टेल एंड है। जो इसका हेड एंड है वो दूसरे स्पेक्ट्रिन के साथ दूसरे स्पेक्ट्रम्स के साथ अटैच करता है उसको, और जो उसका टेल एंड है वो उसे एक और प्रोटीन के साथ अटैच कर रहा है विच इज़ एक्टिन, एक्टिन ओलिगोमर्स के साथ अटैच कर रहा है। ठीक है, सो फॉर हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर स्पेक्ट्रिन प्रोटीन के अल्फा और बीटा सब यूनिट्स दोनों हेलिकल्स बना रहे हैं। उनका हेड एंड विच इज़ अटैच टू अनदर स्पेक्ट्रिन और उसका टेल एंड विच इज़ अटैच टू एक्टिन। अब ये एक्टिन है, इसके थ्रू स्पेक्ट्रिन सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स के साथ अटैच हो रहा है। वो प्रोटीन्स कौन सी हैं? दे आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। एक है एंकायरिन, और एंकायरिन के थ्रू बैंड 4.2 और 4.2 के थ्रू बैंड 3 के साथ अटैच है, और दूसरी है 4.1 और उसके साथ ग्लाइकोफोरेंस के साथ अटैच है। तो ये सारा का सारा कॉम्प्लेक्स है जो सेल मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी को मेंटेन रख रहा है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर कोई भी म्यूटेशन, चाहे वो स्पेक्ट्रन में हो, ओलिगोमर ये एक्टिन में हो, 4.2 में, 4.1 में, बैंड 3 में, किसी भी इस पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पर भी कोई भी म्यूटेशन दैट विल लीड टू ऑल्टरेशन इन सेल मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी। रेड सेल की मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी अगर कहीं पर भी म्यूटेशंस आती हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन की साइटोस्केलेटन, उसकी सपोर्ट ख़त्म होने की वजह से जो लाइफ स्पैन 120 है, 120 डेज़ है रेड सेल्स का, वो रिड्यूस होकर सिर्फ 10 to 20 डेज़ रह जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो पैथोजेनिक म्यूटेशंस हैं ये या तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी म्यूटेशंस हैं। तो या तो वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस हो सकती हैं या फिर प्री मैच्योर स्टॉप कोडॉन हो सकता है जो इनकी प्रोटीन की कोडिंग में यूज़ हो रहे थे। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस या प्री मैच्योर कोडॉन, स्टॉप कोडॉन म्यूटेशंस हो सकती हैं। ठीक है, अब बेसिकली क्या मैकेनिज़्म है कि जब रेड ब्लड सेल्स बिल्कुल ठीक अपनी इंटैक्ट सेल मेम्ब्रेन के साथ टाइट चैनल्स ऑफ कॉर्ड से और चैनल से स्प्लीन के गुजरता है, तो उसके अंदर इतनी स्ट्रेचेबिलिटी है इन प्रोटीन्स की वजह से कि वो उन टाइट चैनल्स में से बड़े आराम से पास करते हैं और साइनोसॉइड्स में आ जाते हैं। बट व्हेन ये इंटेग्रिटी इफेक्ट होगी, उसका साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर इफेक्ट होगा, तो जब ही वो उन टाइट चैनल्स में से गुजरी होगी,
स्प्लीन के साइड पर जो कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ के साइड पर फेगोसाइट्स पड़े हुए हैं, उन्हें चांस मिल जाएगा ये डिफेक्टिव रेड सेल्स को रिमूव करने का। वो पकड़ पकड़ के इसको रिमूव करना शुरू कर देंगे, विच विल लीड टू व्हाट, एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस एंड स्प्लीनोमेगैली, क्योंकि स्प्लीन ज़्यादा फंक्शन कर रही है, ज़्यादा उसको रिमूव कर रही है। और जब ये जनरल सर्कुलेशन में होंगे तो क्या है कि जब स्प्लीन के मैक्रोफेजेस अगर पूरा रेड ब्लड सेल नहीं भी इनगल्फ कर सके, तब भी वो क्या है कि साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो सेल मेम्ब्रेन का वो पोर्शन जहाँ पर मेम्ब्रेन का डिफेक्ट उसने डिटेक्ट किया था, वो पोर्शन ब्लैब्स की फॉर्म में उतारना शुरू कर देगी। तो जो रेड ब्लड सेल का एक बाय कॉन्केव स्ट्रक्चर था, वो इस तरह मेम्ब्रेन की ब्लैबिंग की वजह से उतर उतर के सफीरोसाइट बन जाएगा, मतलब एक स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या है कि पेरिफेरल फिल्म में भी सफीरोसाइट सारे फिर रहे हैं और स्प्लीन में भी सफीरोसाइट्स हैं। स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस उन्हें पकड़ पकड़ के खाना शुरू कर देंगे कि ये डिफेक्टिव हैं, इन्हें बाहर नहीं निकलने देना। लेकिन ऑब्वियसली जब वो स्प्लीन की कैपेसिटी से बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो फिर वो जनरल सर्कुलेशन में भी आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपकी बुक में एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है कि इन द लाइफ ऑफ इनफ्लेक्सिबल सफीरोसाइट्स स्प्लीन इज़ द विलन, मतलब कि सफीरोसाइट्स ऑलरेडी ठीक नहीं है, सेल्स जो हैं वो ऑलरेडी उनके मेम्ब्रेन्स में प्रॉब्लम है, वो पहले ही अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रहे, और जब वो स्प्लीन के चेक पोस्ट से गुजरते हैं तो स्प्लीन उन्हें और ज़्यादा मारना शुरू कर देती है, क्योंकि स्प्लीन को तो यही ऑर्डर है कि उसने सारे डिफेक्टिव रेड सेल्स को निकालते जाना। तो क्या है कि जो स्प्लीन है, दिस इज़ बेसिकली विलन। तो इन पेशेंट्स में स्प्लीनोमेगैली काफ़ी यूज़फुल है, स्प्लीनेक्टमी इज़ बेसिकली द ट्रीटमेंट। और अच्छा, अब क्या है, सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या चल रहे हैं कि म्यूटेशंस हुई, वीकनिंग द इंटरेक्शंस इन्वॉल्विंग द स्पेक्ट्रिन एंकायरेंस बैंड। इनके एमसीक्यूज आएंगे ना, तो आपको अगर इस तरह से हो कि काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज की ऑप्शंस मिलती जुलती हैं कि उसमें बैंड का भी ऑप्शन है और सबका है, तो आपने स्पेक्ट्रिन को टिक मार्क करना है, क्योंकि स्पेक्ट्रिन सबसे मोस्ट कॉमन ऑल्टर्ड प्रोटीन है हेरिडिटरी सफीरोसाइटोसिस में। सो अब आगे क्या है कि चलते जा रहे हैं, स्प्लीनिक कॉर्ड्स में से सेल्स जो हैं वो ये सफीरोसाइट्स, उनको स्प्लीन सिक्वेस्ट्रेशन कर रही है, उनको स्प्लीनिक एनवायरनमेंट में ये सारे सेल्स डाई होते जा रहे हैं। इसके अलावा एरिथ्रोस्टेसिस एक टर्म यूज़ हुई है आपकी बुक में कि जब ये सेल्स डिफेक्टिव रेड ब्लड सेल्स वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो इनकी स्पीड और वहाँ से गुजरने का जो स्पीड है वो इतनी स्लो होती है, क्योंकि दे आर डिफेक्टिव, ये उस स्पीड से नहीं गुजर सकते, तो ये ज़्यादा टाइम के लिए स्प्लीन के अंदर इंट्रैप होकर रह जाते हैं। जब ये ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पर इंट्रैप होते हैं तो स्प्लीन का जो इन्वायरमेंट है उसकी वजह से इसकी पीएच ड्रॉप हो जाती है। एक तो रेड ब्लड सेल्स की ग्लूकोज कम हो जाती है, वो एनर्जी वहीं पर ही अपनी यूज़ कर लेते हैं, और इसकी पीएच ड्रॉप हो जाती है। तो जो सेल्स बेचारे मर खप के सर्कुलेशन में आ भी जाते हैं तो उनके अंदर इतनी ग्लूकोज और इतनी एनर्जी ही नहीं बची होती कि वो दूसरे टिश्यू में ट्रांसफ़र कर सके, उनमें इतनी ऑक्सीजन का लेवल ही नहीं बचा होता कि वो टिश्यू को दे सकें। ठीक है, तो ये मैकेनिज़्म है बेसिकली कि रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन के डिफेक्ट की वजह से जब वो स्प्लीन के टाइट चैनल्स में से गुजरती हैं तो वो वहाँ पर एक तो या तो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठती हैं या फिर अपनी सारी एनर्जी वहीं पर ही ज़ाया कर देती हैं। सो जब वो दोबारा अपनी सर्कुलेशन में आएंगी तो ऑब्वियसली वहाँ पर वो अपनी ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे, दैट विल लीड टू एनीमिया, हाइपोक्सिया। ठीक है, एक चीज़ ये। दूसरी, अब हमने वही चीज़ देखनी है कि सबसे पहले मैंने आपको ये कह दिया कि ये एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस है, तो आपके माइंड में ये पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए कि अच्छा एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस में क्या होता था, एनीमिया, स्प्लीनोमेगैली एंड माइल्ड सा जॉन्डस। ठीक है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन टूट के अगर सर्कुलेशन में आ भी गया है तो हेप्टोग्लोबिन उसे पकड़ लेगी। ठीक है, तो इसलिए माइल्ड सा जॉन्डस इसका फीचर है। एक बात हो गई। फिर दूसरी चीज़ हमने क्या, बोन मैरो की क्या पिक्चर है। बोन मैरो को तो बार बार यही स्टिमुलस जा रहा है टिश्यू हाइपोक्सिया की वजह से कि रेड ब्लड सेल्स नहीं हैं, वो रेड ब्लड सेल्स के प्रिकर्सर को
और ज़्यादा एक्टिवेट करना, एरिथ्रोपोइटिन के उसमें और ज़्यादा करना शुरू कर देगी। तो हमारे पास ब्लड सेल बोन मैरो की क्या पिक्चर आएगी कि एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया है, कि जो एरिथ्रॉइड की लाइनेज है वो हाइपरप्लास्टिक हो रही है, ठीक है। और पेरिफेरल फिल्म क्या आएगी, तीन चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस, एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया बोन मैरो में, एंड थर्ड इज पेरिफेरल पिक्चर। पेरिफेरल पिक्चर में हमारे पास पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में सफीरोसाइट्स होंगे, बहुत सारे सफीरोसाइट्स होंगे, लेकिन ये पर्टिकुलर नहीं है फॉर हेरिडिटरी सफीरोसाइटोसिस, क्योंकि आगे हम जितने भी मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स पढ़ेंगे उन सब में सफीरोसाइट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इसकी पेरिफेरल पिक्चर इसके लिए बिल्कुल पर्टिकुलर नहीं है, क्योंकि वो जितने भी मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स होंगे उन सब में मेम्ब्रेन सफीरोसाइट्स ही आपको मिलेंगे। तो हमारे पास पेरिफेरल फिल्म में क्या हो गया, बहुत सारे सफीरोसाइट्स हैं और रेटिकुलोसाइट्स हैं। रेटिकुलोसाइट्स क्यों हैं, क्योंकि बोन मैरो बहुत ज़्यादा एक्टिवली प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके क्लिनिकल फीचर्स में है कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कि जब सेल मेम्ब्रेन टूट रही है, बहुत ज़्यादा टूट रही है, तो सेल का साइज़ छोटा होता जा रहा है, सफ़ियर होता जा रहा है। जब वो सफ़ियर होता जा रहा है तो वॉल्यूम कम हो गया, लेकिन अंदर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो आपने एक चीज़ ये याद रखनी है जो सिनेरियो में भी बड़ी इंपॉर्टेंट आपको आएगी, कि इसका MCHC मीन सेल हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। एक वजह ये है कि सेल का वॉल्यूम कम हो गया, इस वजह से बीच में जो हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन है वो है तो उतनी, लेकिन रिलेटिव टू सेल साइज वो ज़्यादा है। एक वजह, दूसरी वजह ये कि स्प्लीन के अंदर रह रह के सेल डिहाइड्रेट हो गए थे, जब उसमें से वाटर निकल गया तो तब भी MCHC ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इसके सिनेरियो में आपको वही चीज़ पूछ सकते हैं कि MCHC इस पेशेंट का करवाया तो वो ज़्यादा है, मीन सेल हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास एनीमिया, स्प्लीनोमेगैली, जॉन्डिस, माइल्ड डिग्री ऑफ जॉन्डिस आ गया, ठीक है। एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ एप्लास्टिक क्राइसिस, कि इन पेशेंट्स में अगर पैरवो वायरस की इन्फेक्शन हो जाए, पैरवो वायरस B19 पैरवो वायरस की इन्फेक्शन हो जाएं, तो ये वायरस स्पेसिफिकली हिट करता है बोन मैरो के एरिथ्रॉइड सीरीज़ को, ठीक है। एक पेशेंट में पहले ही RBCs बहुत कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो प्रोड्यूस हो रहे हैं डिफेक्टिव प्रोड्यूस हो रहे हैं, पहले ही वो डिफेक्टिव RBCs के साथ गुजारा कर रहा है। एक बोन मैरो का उसे सहारा था कि चलो पीछे से बनते तो आ रहे हैं, लेकिन ये वायरस जब इसके इन्फेक्शन होती है पेशेंट को, तो ये उसकी एरिथ्रॉइड सीरीज़ को डैमेज कर देता है। एरिथ्रॉइड सीरीज़ को डैमेज करेगा तो क्या है कि पेशेंट टोटल क्राइसिस में चला जाएगा, ना उसके पास पहले स्टोर है ना उसके पास नए बन रहे हैं। दैट विल लीड टू एप्लास्टिक क्राइसिस विद पैरवो वायरस हेमोलिटिक। हाँ, जब तक इम्यून सिस्टम उसका एक्टिवेट नहीं हो जाता, वायरस के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम ने ही एक्टिवेट होना है, ठीक है। तो फॉर 1 to 2 वीक्स जब तक इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता तब तक पेशेंट एप्लास्टिक क्राइसिस में ही रहता है, दैट इज़ फेटल। वैसे हेरिडिटरी सेफिरोसाइटोसिस विद ट्रांसफ्यूजन्स विद उसके साथ गुजारा करता रहता है पेशेंट्स, लेकिन अगर उन्हें ये वायरल क्राइसिस हों तो फिर दिस इज़ फेटल फॉर हिम। हेरिडिटरी सेफिरोसाइटोसिस की इन्वेस्टिगेशंस क्या हम करवाएंगे, सबसे पहले CBC कंप्लीट ब्लड काउंट करवाया, उसमें आपने देखा कि एक तो एनीमिया भी है, पेशेंट का एज भी नॉर्मल से कम है, आपने रेड सेल इंडिसेस देखे वो डिस्टर्ब्ड हैं, लेकिन आपने एक चीज़ देखी इसमें कि MCHC की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। पेरिफेरल फिल्म पे पेरिफेरल स्मीयर पे हमने देखा कि सारे के सारे सफीरोसाइट्स हैं और रेटिकुलोसाइटोसिस है, रेटिक्स बहुत ज़्यादा हैं। बिलीरुबिन का लेवल थोड़ा बहुत हाई, क्योंकि ये एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस है इसलिए इसमें बिलीरुबिन का लेवल इतना हाई नहीं होगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें स्प्लीनोमेगैली है, जो हमने पहले डिस्कस की थी कि एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस में स्प्लीनोमेगैली सबसे ज़्यादा कॉमन होगी, और स्प्लीनेक्टमी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है, लेकिन ऑब्वियसली स्प्लीनेक्टमी से और बहुत ज़्यादा क्राइसिस हैं कि पेशेंट दे आर मोर प्रोन टू डेवलप some life threatening infections, some life threatening sepsis. So this is all important about hereditary spherocytosis. Allah Hafiz. Ahmed.